Hello students, welcome back to our channel NEET Mantra. I am Prince Sharma, your biology faculty and mentor. So students, in this video we are going to have a quick revision of chapter biodiversity and its conservation. If you missed our previous videos, link is in the description, and for more videos like this, please do subscribe to our channel. So biodiversity term is given by Edward Wilson and it describes the combined diversity at all the level of biological organization. तो सिंपल भाषा में आप इसको ये समझ सकते हैं कि इस बायोस्फीयर पे जितनी भी स्पीसीज है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो मिलके क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। और बायोडाइवर्सिटी के अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं और उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक सिंगल स्पीसीज में बहुत सारी क्या है जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सकती है, अलग अलग टाइप के डीएनए कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो सकते हैं। अ सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया वी हैव 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस एंड 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो। सो किसी भी स्पीसीज में जो डीएनए कॉम्बिनेशन है, हम सब जानते हैं जिन्होंने जेनेटिक्स पढ़ी है कि अलग अलग डीएनए कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो सकते हैं, जिससे बहुत सारी जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट वी हैव स्पीसीज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल, तो जो स्पीसीज लेवल पे डाइवर्सिटी है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे एम्फीबियन स्पीसीज ज़्यादा है कंपेयर टू ईस्टर्न घाट पे। तो ये एक स्पीसीज डाइवर्सिटी का एग्जांपल है कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज़्यादा है और दूसरे एरिया में स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, कम है। नेक्स्ट वी हैव इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ्स, वेटलैंड, एस्टुरीज एंड एल्पाइन मेडोज आर टाइप ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर करता है अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम जो प्रेजेंट है इस बायोस्फीयर में, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिए, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स एक्सेट्रा। तो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को रेफर करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू IUCN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये आपको याद होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब्ड सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। तो जो प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज अभी तक डिस्क्राइब हुई हैं वो कितनी है, 1.5 मिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा है। नेक्स्ट, A more conservative and scientifically sound estimate made by Robert May placed the global species diversity at about 70 lakh और 7 million। तो जो हमारा अब तक का सबसे साइंटिफिक गैस है या एस्टिमेट है जो कि रॉबर्ट मे ने दिया, उन्होंने कहा है कि ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है, 7 मिलियन है या 70 लाख है। Next we have more than 70% of all the species recorded are animals, while plant including algae, fungi, bryophyte, gymnosperm and angiosperm comprises no more than 22% of the total. Out of every 10 animal on this planet, 7 are insect. तो 70% स्पीसीज़ क्या है, एनिमल है। जो प्लांट्स हैं अलग अलग टाइप के, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो प्लांट किंगडम को बनाते हैं, वो 22% है। और हर 10 एनिमल से क्या है, 7 इंसेक्ट है। मतलब जो इंसेक्ट है उनकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। जो इंसेक्ट है इस बायोस्फीयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। नाउ वी टॉक अबाउट सम डाटा। Although India has only 2.4% of world land area, its shares of the global species diversity is an impressive 8.1%। तो हमारे पास जो लैंड एरिया है वर्ल्ड में वो कितना है, 2.4% है, पर जो हमारी स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो क्या है, 8.1% है। एंड आर कंट्री इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं दुनिया में, उनमें से एक हमारी भी कंट्री है। मतलब हमारी जो स्पीसीज रिचनेस है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया हैज़ मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड। तो हमारे इंडिया में 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड से क्या है, ज़्यादा है। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है अमेजोन में, उसमें क्या है, जो कि साउथ अमेरिका में, उसमें ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी, मतलब सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी या सबसे ज़्यादा स्पीसीज उसी फॉरेस्ट में आपको पाई जाएंगी। नाउ वी टॉक अबाउट द रीजन फॉर ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स। वी हैव लिस्टेड 3 रीजन्स हियर। So first one is tropical latitudes has remained relatively undisturbed with respect to environmental changes for millions of years and thus have a long evolutionary time for species diversification।
सो जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैं वो एक बहुत लंबे समय तक अनडिस्टर्ब रहे हैं, वहाँ पे क्या है कोई भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं रही हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, या आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वहाँ पे बहुत लेट पहुँचे हैं, जिससे वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको सफिशिएंट टाइम मिला है इवोल्यूशन का, और इसी वजह से वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वी हैव इन ट्रॉपिकल रीजन्स कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट निके स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो देखिए जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पे जो आपका क्लाइमेट होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे कि हमारी इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, तो हमारे पास क्या है प्रिडिक्टेबल, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब गर्मी आने वाली है, अब सर्दी आने वाली है। इस वजह से हम अपने आप को अच्छे से अडेप्ट करते हैं, और ऐसे ही जो ऑर्गेनिज्म हैं अगर उनके आसपास क्या है प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट होता है तो वो उसी हिसाब से अपने आप को क्या है अडेप्ट करके निके स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। एंड द थर्ड वन इज देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। तो जो सोलर एनर्जी है ट्रॉपिकल रीजन्स में, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में वो ज़्यादा अवेलेबल है, इस वजह से वहाँ पे क्या है सोलर एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्टिविटी और जो बायोमास है या ऑर्गेनिक मैटर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इस वजह से भी क्या है स्पीसीज डाइवर्सिटी वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी लुक एट स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। Alexander von Humboldt observed that species richness increased with increasing explored area. The relation between species richness and area for a wide variety of texture turned out to be rectangular hyperbola. तो जो ये साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने कहा था कि अगर आप अपना एक्सप्लोरेशन का एरिया बढ़ाएंगे, है ना, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए जैसे आप अपने घर में बैठे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं सिर्फ वही दिखाई देंगे। पर अगर आप अपना एरिया बढ़ाते हैं, बाहर मार्केट में जाते हैं या फिर किसी पूरे क्या है जो भी आपका स्टेट है उसको कवर करते हैं, तो आपको ज़्यादा लोग दिखाई देंगे, ज़्यादा टाइप की स्पीसीज़ दिखाई देगी। और ये जो इन्होंने एक ग्राफ बनाया था स्पीसीज़ रिचनेस वर्सेस एरिया को एक्स एक्सिस पे रखा था और स्पीसीज़ रिचनेस को इन्होंने वाई एक्सिस पे रखा था, और बहुत सारे टेक्सास के लिए ग्राफ बनाया था। तो ग्राफ क्या बना था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और फिर इन्होंने इसको लॉगरिथम स्केल पे पुट किया था। तो जो रिलेशनशिप था वो एक स्ट्रेट लाइन आया था जिसकी इक्वेशन बनी थी log s इक्वल्स टू log c प्लस z log a, जिसमें s रेफर करता है स्पीसीज को, a रेफर करता है एरिया को, z जो रेफर करता है स्लोप ऑफ द लाइन को, और c किसको रेफर करता है बाय इंटरसेप्ट को। ओके, तो ये आपको z याद रखना है कि z क्या है स्लोप ऑफ द लाइन को क्या है रेफर करता है। सो इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड द वैल्यू ऑफ z लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 टू 0.2 रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ द रीजन। तो जो z की वैल्यू है वो ज़्यादातर क्या है 0.1 से 0.2 आती है, चाहे आप कोई भी टेक्सोनोमिक ग्रुप ले रहे हो किसी भी एरिया में। बट अगर आप क्या है किसी कंटिनेंट की स्टडी कर रहे हैं तो जो स्लोप है वो स्टीपर हो जाती है, मतलब स्टीपर होने का मतलब जो z की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और क्या आती है वो वैल्यू 0.6 से 1.2 तक। ओके, और जो फ्रूगीवोरस वर्ड है, फ्रूट ईटिंग वर्ड है, और जो मैमल हैं, जब हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की स्टडी करते हैं डिफरेंट कंटिनेंट में तो स्लोप की वैल्यू क्या आती है 1.15 आती है। तो ये आपको याद रखना है कि कंटिनेंट की स्टडी करेंगे तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी 0.6 से 1.2 के बीच, और जो फ्रूगीवोरस वर्ड है और मैमल्स हैं उनकी स्टडी करेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में तो आपकी वैल्यू क्या आएगी स्लोप की 1.15। और ये आप देख सकते हैं स्पीशीज रिचनेस और एरिया का ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है। जो हम लॉगरिथम स्केल पे नहीं करते तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, और लॉग स्केल पे करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है। नाउ वी टॉक अबाउट सम फैक्ट एंड डाटा हियर। सो a stable community should not show too much variation in productivity from year to year and it must also be resistant to invasion by alien species। तो एक स्टेबल कम्युनिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्टेबल कम्युनिटी क्या होनी चाहिए कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें ईयर टू ईयर चेंज नहीं आना चाहिए या फिर कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा की तरफ ही बढ़ना चाहिए। और अगर कोई एलियन स्पीसीज़ इन्वेड कर देती है, कोई एलियन स्पीसीज़ कहीं से आ जाती है तो वो उसके रेजिस्टेंट होनी चाहिए, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव अ एक्सपेरिमेंट बाय टिलमान। Tillman found that plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass. He also showed in his experiment that increased diversity contribute to higher productivity. तो टिलमान ने क्या किया, कुछ आर्टिफिशियल प्लॉट्स बनाए, जैसे कि आपने 1000 फीट स्क्वायर के 5 प्लॉट बना दिए, और उसने देखा कि जैसे प्लॉट्स हैं आपके नाम दे दिए A B C D E F। तो A में अगर 2 स्पीसीज़ हैं, B में 3 हैं, C में 4 हैं,
डी में 5 है और ई में 6 है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है वो ई प्लॉट की आएगी, यानी कि जहाँ स्पीसीज़ डाइवर्सिटी या स्पीसीज़ ज़्यादा होंगी वहाँ पे क्या है आपको प्रोडक्टिविटी स्टेबल दिखेगी, और ऐसे ही जो इकोसिस्टम है वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं और क्या है स्टेबल होते हैं। IUCN ने एक लिस्ट निकाली थी 2004 में, जिसको रेड लिस्ट बोला जाता है। इसमें क्या है 784 स्पीसीज़ के एक्सटिंक्शन के बारे में बताया गया था, जिसमें 338 वर्टिब्रेट्स थे, 359 इनवर्टिब्रेट्स थे एंड 87 प्लांट्स थे। और ये सिर्फ हुआ है 500 लास्ट 500 ईयर्स में, जो कि बहुत ही अलार्मिक रेट है। अगर इस हिसाब से हम अपनी जो स्पीसीज़ डाइवर्सिटी है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो आने वाले टाइम में जो हमारा सिस्टम होगा, जो बायोस्फीयर है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। Some example of recent extinction include dodo, which was from Mauritius, quagga from Africa, thylacine from Australia, Steller sea cow from Russia, and 3 subspecies of tiger, which are Bali, Javan, Caspian. Presently, 20% of all species, bird species, 23% of all mammal species, and 32% of all amphibian species, and 31% of all gymnosperm species in the world face the threat of extinction. ओके तो इतना ज़्यादा एक्सटिंक्शन का थ्रेट है अलग अलग स्पीसीज़ पे। अब इसमें जो क्या है लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर हमने किसी एक ऑर्गेनिज्म को मार दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्या अंतर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी इंसान ने बोला हमने एक स्नेक मार दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ गया। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर नहीं दिया जा सकता, पर इसको रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसमें जो हमारा बायोस्फीयर है अर्थ को उसको एक प्लेन माना गया था और जो उसमें बोल्ट्स हैं उनको क्या है स्पीसीज़ माना गया था। तो अगर हम धीरे धीरे जो सीड्स के वोल्ट हैं उनको खोलने लग जाएंगे तो धीरे धीरे क्या है जो प्लेन है वो अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर किसी दिन हमने कोई की स्टोन स्पीसीज़, मेन स्पीसीज़ है ना, जैसे कि लायन वगैरह को ही रिमूव कर दिया, तो अगर आपने जो विंग है प्लेन का उसी का क्या है आपने क्या है नट खोल दिया, तो ये जो प्लेन है धीरे धीरे अनस्टेबल होके क्या है एक दिन क्रैश कर जाएगा और इसी तरीके से हमारा पूरा बायोस्फीयर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए कोई स्पीसीज़ चाहे कितनी छोटी है क्या कितनी बड़ी है, चाहे उसका आपको कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है या नहीं है, इससे मैटर नहीं करता, पर अगर वो स्पीसीज़ क्या है एक्सटिंक्ट हो रही है तो धीरे धीरे हमारा बायोस्फीयर क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। Next we look at causes of biodiversity losses, and there are 4 main causes. First one is habitat loss and fragmentation. तो बेसिकली आप ये देखिए कि क्या हुआ, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बहुत बड़ा क्या है फॉरेस्ट था और सरकार ने क्या किया उसके बीच से एक हाईवे निकाल दिया। तो बेसिकली अगर आप हाईवे निकालेंगे तो पहले तो आपको क्या है वहाँ के जो फॉरेस्ट है उसको साफ़ करना पड़ेगा, उसके ट्रीज़ काटने पड़ेंगे, क्योंकि रोड जो है वो एक बिल्कुल क्या है प्लेन उस पर सरफेस पे बनेगी। ऐसा तो नहीं है कि पेड़ बीच में रहेंगे उसके बीच से आप रोड निकालेंगे। तो इससे क्या होगा, अब जो फॉरेस्ट है वो फ्रैगमेंट्स में बट गया है ना, मतलब अब 2 फ्रैगमेंट्स बन गए। मतलब आपने एक रोड निकाला जंगल के बीच में से, तो अब फॉरेस्ट क्या है 2 हिस्सों में बट गया। और आप मान लीजिए कि जो डियर्स हैं वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते थे पानी पीने के लिए या अपनी कोई भी चीज़ क्या है फुलफ़िल करने के लिए, पर अब क्या है वहाँ से क्या है बहुत अलग अलग तरह की गाड़ियाँ निकल रही है। तो आपने देखा भी होगा कि कई बार क्या है बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है, कार के सामने क्या है कोई भी जो जंगली जानवर है वो आ जाता है और उसमें वो ह्यूमंस के लिए भी फैटल होता है और उनके लिए भी फैटल होता है। तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। और बेसिकली जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम जंगलों को काट रहे हैं अपने आप को क्या है अपने लिए रेजिडेंस बनाने के लिए, ठीक है। और अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो कोई भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है कि हम क्या है इसको जो फॉरेस्ट है इसको किसी तरीके से स्टेबल बनाए रखें। उन्हें सिर्फ क्या है डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप मान लीजिए एक पेड़ था, पेड़ पे बंदर रहते थे, अब आपने वो पेड़ काट के क्या है वहाँ बिल्डिंग बना दी। अब बिल्डिंग पे जो बंदर है वो घूमेगा और आप ये बोलेंगे कि ये हमारे घर में घुस रहा है, तो ऐसा नहीं है। पहले आप उसके घर में घुसे, अब उसके पास रहने की जगह नहीं है तो वो अपना क्या है वहीं पे
डेरा बना के बैठा हुआ है। तो इस तरीके से हैबिटेट लॉस हो रहा है ऑर्गेनिजम्स के लिए और फ्रेगमेंटेशन हो रहा है फॉरेस्ट का। नेक्स्ट वी हैव ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन देखिए, इस अर्थ पे सबकी नीड के लिए सफिशिएंट रिसोर्स प्रेजेंट है पर ग्रीड के लिए नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा शिकार करते हैं। जैसे एग्जांपल है स्टेलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन। ये एक्सटिंक्ट क्यों है? क्योंकि हम ह्यूमंस ने इनको ज़रूरत से ज़्यादा शिकार किया है। उसके बाद क्या है, जब न्यूजीलैंड में पहली बार क्या है ह्यूमंस पहुँचे थे तो वहाँ पे 10 to 12 फीट के ऑस्ट्रिच बर्ड प्रेजेंट थे, है ना। अगर आप चाहे तो रिसर्च करके देख ले सकते हैं। और अब वो एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि हम लोगों ने उनका शिकार किया। तो हम एज अ प्रेडेटर, अगर हम अपने आप को प्रेडेटर मान रहे हैं तो एज अ प्रेडेटर हम लोग प्रूडेंट नहीं है, हम लोग समझदार नहीं है। हम बस क्या है करते रहो और जब बिल्कुल एंड आ जाएगा तब इसके बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव एलियन स्पीशीज़ एंड इन्वेजन। तो एलियन स्पीशीज़ जैसे इसमें हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी कि प्रिकली पियर कैक्टस था, वो ग्रो कर गया था, है ना, क्योंकि वहाँ पे उसका क्या है जो प्रेडेटर था वो नहीं था। तो थ्रेट आर पोज्ड ऑन नेटिव स्पीसीज बाय इन्वेजिव वीड स्पीसीज लाइक कैरेट ग्रास विच इज़ नोन बाय द नेम ऑफ पार्थेनियम लैटेना एंड वाटर हाइसियंथ आइकोर्निया। सो आइकोर्निया की एक बहुत ही फेमस स्टोरी है जो आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होगी आपने। जो आइकोर्निया है वो एक एक्सपोनेंशियल रेट पे क्या करता है, वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस करता है ऑफसेट के थ्रू। तो बेसिकली ये अगर पानी में ग्रो कर रहा है तो ये वहाँ से क्या है सारा ऑक्सीजन विड्रॉ कर लेता है और वहाँ की जो फिश है और बाकी जो एनिमल्स हैं वाटर के, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। इन इंडिया द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश विच इज़ Claris grappipinus for aquaculture purpose is posing a threat to the indigenous cat species in the river। तो देखिए अफ्रीकन कैटफिश इंट्रोड्यूस की गई, उससे क्या है इंडियन स्पीसीज़ को क्या है नुकसान हो रहा है। तो बेसिकली बाहर से कोई भी आ रहा है वो इन्वेड करेगा और हमारे जो इंडिजीनियस स्पीसीज़ हैं उनको नुकसान होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको इससे समझ सकते हैं कि जब ब्रिटिश ने हमें कॉलोनाइज़ किया था तो हमारे इंडिया को कितना नुकसान हुआ था, कितना प्रॉब्लम हुई। तो वैसा ही क्या है स्पीसीज़ के साथ है। एंड द फोर्थ वन इज़ को एक्सटिंक्शन जो हमने म्यूचुअलिज्म में पढ़ा था फिग और वास्प के बारे में। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जो को एग्जिस्ट करते हैं, अगर फिग ट्री को हम पूरी तरीके से ख़त्म कर दें तो वास्प भी आगे अपने आप को क्या है बढ़ा नहीं पाएगा, अपनी स्पीसीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। और अगर वास्प क्या है, वास्प की डेथ हो जाए, वास्प स्पीसीज़ ख़त्म हो जाए तो फिग अपने आप को पॉलिनेट नहीं कर पाएगी, तो वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है, अगर इनमें से किसी भी एक ऑर्गेनिज्म क्या है एक्सटिंक्ट हो जाता है तो दूसरा भी उसके साथ एक्सटिंक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अमेजन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड दिस फॉरेस्ट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लांट। तो अमेजन जो फॉरेस्ट है वो पूरे बायोस्फीयर का, हमारे अर्थ का 20% ऑक्सीजन बनाता है, इसलिए इसको लंग ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं। पर हम इसको भी क्या है कंटिन्यूसली कट कर रहे हैं और एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि जब तक आप इस क्या है पैराग्राफ को पढ़ के हटेंगे तब तक हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को क्या है हम लोग काट चुके होंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे और धीरे धीरे आ भी रहे हैं। और तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपनी डाइवर्सिटी को कैसे बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन की। तो फर्स्ट वी हैव इन सेतु और ऑन साइट कंजर्वेशन, कि जहाँ पे ऑर्गेनिज्म का मेनली घर है वहीं पे उसको कंजर्व किया जाए, है ना। ठीक है, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई स्पीसीज़ रहते थे तो हम उसी एरिया को कंजर्व करके उस स्पीसीज़ को बचा सकते हैं। Conservationists have identified for maximum protection certain biodiversity hotspot region in which very high level of species richness and high degree of endemism present. Species found in that region and not found in anywhere area. तो जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि हमारे जो अर्थ है वहाँ पे बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उनको कहा जाता है जिनमें छोटे से ही इलाके में बहुत ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है और एंडेमिज्म पाया जाता है। एंडेमिज्म की ऐसी स्पीसीज जो सिर्फ उसी जगह पे पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाएंगी। तो अगर हम इनको कंजर्व कर लेंगे तो हम अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं।
There are 34 biodiversity hotspots in the world. These hotspots are also region of accelerated habitat loss. और ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इनका भी क्या है, हैबिटेट लॉस हो रहा है और उसकी वजह से जो स्पीसीज़ हैं वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही हैं. So for conservation, India have 14 biosphere reserves, 90 national park and 448 wildlife sanctuaries, and these all come under in situ conservation. नेक्स्ट वी हैव ex-situ या ऑफ साइट कंजर्वेशन. आपने हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया किसी ऑर्गेनिज्म का, पर आपको बाद में क्या है बुद्धि आई कि नहीं अब क्या है हमें बचाना है, तो हम क्या है कुछ आर्टिफिशियल एरियाज बनाते हैं, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाते हैं, जिससे हम क्या है वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाएँ, फॉरेस्ट लाइक एनवायरनमेंट जिसमें वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता था. तो in this method threatened animal and plant are taken out from their natural habitat and placed in special setting when they be protected and given special care. Examples are zoological park, botanical garden and wildlife safari park are used for this purpose. तो ये सब क्या होता है ex-situ कंजर्वेशन में आता है. अब इसमें क्या है मैंने जो डेट्स हैं वो इंक्लूड नहीं की हैं कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है या क्योटो प्रोटोकॉल है उसके लिए, या फिर अर्थ समिट है ना, या वर्ल्ड समिट है, उसके लिए मैंने एक बिल्कुल ही एंटायर डिफरेंट वीडियो बना रखा था जिसमें मैंने सारी ही डेट्स क्या हैं उसमें डाली हुई हैं विद एक्सप्लेनेशन. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप प्लीज़ देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको शेयर करें और लाइक करें. थैंक यू वेरी मच.